हर चैप्टर। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के एनसीईआरटी जो चैप्टर है वह चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 7 और जो चैप्टर का नाम है बच्चों गति है। प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम आपको बता दें, आप बहुत सी वस्तुओं को विरामावस्था, कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते होंगे। आप अपने घर पे देखते हो तो कई वस्तु हम रख देते तो क्या तो विरामावस्था में ही रहती है। लेकिन अब बहुत सी वस्तुओं को देखते हैं कि जैसे गतिमान अवस्था में, जैसे मछली क्या है गति करती रहती है। ठीक है, हम आपको बता दें दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विरामावस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में क्या देखते हैं। पक्षी क्या है, पक्षी उड़ते हैं। मछली क्या तैरती है। रक्त का प्रवाह, शिराओं और धमनियाँ होता है। आपको बता दें जो हमारा ब्लड है, ब्लड में क्या होता है, जो हमारी शिराएँ हैं और हमारी धमनियाँ क्या है उसमें भी क्या गति होता रहता है। तथा मोटर गाड़ी चलती है और परमाणु, ग्रह, तारे तथा आकाशगंगा क्या है, सभी क्या है गतिमान होते हैं, धीरे धीरे क्या होते चलते रहते हैं। हम पढ़ाई ये भी समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वो समय के साथ क्या आती है, जैसे परमाणु है, अणु है, तारे हैं और आकाशगंगा है, सभी क्या है गतिमान है। हम यह समझते हैं कि कोई भी वस्तु की गति तभी होती है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है। क्या करती है, जब भी हम समझते हैं कि कोई वस्तु तभी गति हो सकती है कि जब वो समय के साथ क्या अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। तथापि ऐसी कई अवस्थाएं होती हैं जिनमें गति के अस्तित्व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साक्ष्य। आपको बता दें जिनमें गति का जो अस्तित्व है, अस्तित्व के अप्रत्यक्ष साक्ष्य क्या है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि हम हवा की गति का अनुमान धूल कणों के उड़ने तथा पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से लगता है। जैसे हवा चलता है तो उसकी गति का अनुमान हम कैसे लगाते हैं, जैसे धूल के कण है उड़ने लगते हैं, धूल के कण क्या उड़ने लगते हैं, पेड़ पौधों की शाखाओं और पत्तियां क्या है हिलने डुलने लगते हैं। और सूर्योदय और सूर्यास्त एवं मौसम में परिवर्तन परिघटनाओं के क्या कारण है। हमने देखते हैं कि जो सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, फिर सूर्योदय होता है, फिर सूर्यास्त, मौसम में परिवर्तन की परिघटना के क्या कारण है। यदि यही सही है तो हम पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते। कि पृथ्वी की गति के कारण क्या है कि यदि यही सही है तो हम पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते हैं। किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु, आपको बताइए, किसी व्यक्ति के एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर हो सकती है। आपको बता दें बच्चों की जो गति कोई व्यक्ति के लिए कोई वस्तु क्या गतिशील प्रतीत होती है तो दूसरे के लिए वो स्थिर प्रतीत होती है। कैसे स्थिर होती है, गति कर रहे बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे और गतिमान प्रतीत होते हैं। जब कभी आप बस से यात्रा करते हैं तो आप बस में बैठे होते हैं तो आपको लगता होगा जो आपके सड़क के किनारे जो पेड़ पौधे क्या चल रहे हैं, जबकि सड़क के किनारे जो खड़ा व्यक्ति होगा वो बस के यात्रियों को गति करते हुए पाता होगा। अब जो सड़क के किनारे व्यक्ति खड़ा होता है तो वो समझता होगा जो बस क्या गति कर रही है, गति कर रही है। यदि बस के अंदर बैठा हुआ यात्री अपने साथी यात्री को विरामावस्था में पाता है। क्या है विरामावस्था में यह अवलोकन क्या संकेत करते हैं, क्या संकेत करते हैं। आपको बता दें यदि बस के अंदर एक बैठा हुआ यात्री है और एक यात्री अपने साथी यात्रियों को विरामावस्था में तो बैठा हुआ प्रतीत पाता है कि हम बहुत सी गतियाँ जटिल होती है। आपको बता दें बहुत सी गतियाँ जटिल होती है। कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में तो कुछ वृत्तीय पथ पर गतिमान करते हैं। आपको बता दें कुछ वस्तुएं क्या होती हैं, जो गतियाँ होती है जटिल होती हैं, जटिल प्रोसेस होती है। कुछ वस्तुएं क्या होती है सीधी रेखा में चलती है तो कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर गति करते हैं। तो कुछ गुणन कर सकती है एवं कुछ कंपन कर सकती है। ऐसी भी स्थितियां हो सकती है जिनमें ये क्रियाएं साथ साथ हो। आपको बताइए जिनमें कुछ गुणन कर सकते हैं तो कुछ कंपन भी कर सकती है। ऐसी स्थिति हो सकती है जिनमें ये क्रियाएं साथ साथ हो। आपको कोई गुणन भी कर सकती है, कंपन भी होती होगी,
कुछ ऐसी स्थिति आती होगी जिनमें दोनों के सारी क्रिया एक साथ साथ होती होगी, ठीक है। इस अध्याय में हम पहले सीधी रेखा में गतिमान वस्तु का वर्णन करेंगे। हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम नहीं क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक में, सबसे पहले पढ़ेंगे हम सीधी रेखा में गतिमान वस्तु का वर्णन करेंगे, ठीक है। हम इस तरह की गति को साधारण समीकरणों और ग्राफों के माध्यम से करना सीखेंगे, ठीक है। हम बच्चों इस गति में हम इस तरह की गति को साधारण समीकरण और ग्राफों के माध्यम से व्यक्त करना सीखेंगे। बाद में हम वृत्तीय गति के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम साधारण विधि सीखेंगे, फिर हम वृत्तीय गति के बारे में पढ़ेंगे। एक क्रियाकलाप आपकी कक्षा में दीवार विरामावस्था में है या गति की चर्चा करें। आपको देखना है कि जब आप क्लास में जाते हो तो जो आपका क्लास की जो दीवार है वो विरामावस्था में या गति में, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा क्रियाकलाप देखते हैं। क्या आप कभी अनुभव किया है कि रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे गति करती हुई प्रतीत होती है, जबकि वास्तव में वो विरामावस्था में है। इस बिंदु पर चर्चा करो और विचारों का आदान प्रदान है। क्या आप अनुभव किया है कि रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे हैं गति करता हुआ प्रतीत होती है, जबकि वास्तव में वो विरामावस्था में। इस बिंदु को आपको चर्चा करना, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना है, ठीक है। सोचिए हम करें। हम कभी कभी अपने आसपास की वस्तुओं को गति के कारण खतरे से घिर ले जाते हैं। आपको बताएं, हम कभी कभी अपने आसपास की वस्तुओं के गति के कारण खतरे में घिर जाते हैं। विशेषतः यदि वो गति अनिश्चित अनियंत्रित हो तो बाढ़ वाली नदी, तूफान, सुनामी देखा गया। दूसरी ओर नियंत्रित गतिमान मानव की सेवा में सहायक होता है। क्या होता है? कभी कभी हम अपने आसपास की वस्तुओं को गति के खतरे में घिर जाते हैं। गति करते हुए क्या खतरे में, जैसे विशेषतः यदि यह गति अनिश्चित और नियंत्रित हो, जैसे आपने देखा होगा बाढ़ क्या है गति, बाढ़ में जो नदी में गति होती है तो बाढ़ आता है, नदी बढ़ती जाती है कि हमारे लिए खतरा हो जाता है। तूफान और सुनामी में देखा गया है कि क्या इससे सुनामी जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, सबके लिए खतरा हो जाता है। दूसरी नियंत्रित गति मानव की सेवा में सहायक हो सकती है। आपको बता दें, पानी के द्वारा विद्युत उत्पादन, नियंत्रित गति, इस पे क्या नियंत्रण है तो क्या कहते हैं, पानी के द्वारा जो विद्युत उत्पादन किया जाता है क्या मानव के लिए सहायक होता है, जिससे हम अपनी फ्रिज, कूलर, पंखा सब चलाते हैं, क्या विद्युत की वजह से चलाते हैं। क्या आप महसूस करते हैं कि कुछ वस्तुओं नियमित गति का अध्ययन करना और उन्हें नियंत्रित करने के विषय में जानना आवश्यक है। हम महसूस करते हैं कि कुछ वस्तुओं की अनियमित गति का अध्ययन करना और उन्हें नियंत्रित करने के विषय में जानना आवश्यक है। और हमारा अगला टॉपिक है बच्चों गति के वर्णन के बारे में। हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्दिष्ट बिंदु निर्धारित करते हैं। हम किसी वस्तु को कोई वस्तु उसकी स्थिति को हम निर्दिष्ट बिंदु निर्धारित करते हैं, क्या व्यक्त करते हैं निर्देश बिंदु को। जैसे कोई वस्तु है उसका ये क्या निर्देश बिंदु है, ठीक है, व्यक्त करते हैं इसी से। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें, ठीक है। माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर है। हम देखते हैं कि किसी गांव में एक स्कूल से जो रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर दूर है, माना ये गांव है, ये रेलवे स्टेशन है, ये अब स्कूल है, गांव से 2 किलोमीटर स्कूल रेलवे स्टेशन दूर है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया। उदाहरण के से रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु है। रेलवे स्टेशन क्या निर्देश बिंदु है। हम दूसरे निर्देश बिंदु का भी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। इसलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के हम एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिससे हम कहते हैं मूल बिंदु। हमें किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता है। जैसे हम उसको बताएंगे कि स्कूल यहाँ पे है तो उसको क्या है इसका निर्देश बिंदु है स्कूल। वहाँ पे स्कूल क्या था, गांव से जो स्कूल से स्टेशन कितना था, 2 किलोमीटर था। क्या उसका 2 किलोमीटर निर्देश बिंदु था। हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित करके व्यक्त करते। आइए हम इसे एक उदाहरण के समझते हैं। माना किसी गांव में एक जो स्कूल है, गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन कितना है 2 किलोमीटर, यहाँ से स्कूल कितना है 2 किलोमीटर दूर है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया। क्या उसके सापेक्ष उदाहरण से रेलवे स्टेशन क्या निर्देश बिंदु है। हम दूसरे निर्देश बिंदु का भी अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। ये हमारा पहला
दूसरा ये हमारा रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु फर्स्ट, ये क्या दूसरा, ठीक है। अपनी सुविधा का अनुसार चयन कर सकते हैं, इसीलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। तब आवश्यकता होती है जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं, क्या, जिसे हम मूल बिंदु कहा जाता है, जिसे हम मूल बिंदु कहा जाता है। हमारा अगला टॉपिक है बच्चों सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सरल रेखीय गति, सब गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति आपको बता दें। जो गति है, गति में सबसे साधारण प्रकार होता है ना, वो सरल रेखीय गति होता है। सरल गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति होता है। हमें सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त करना सीखना होगा कि माना कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान है। माना कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है, ठीक है, सीधी रेखा में चल रही है। सीधी रेखा में क्या अगर चल रही है, वो अपनी गति वो बिंदु से, जैसे वो बिंदु है वहाँ से स्टार्ट करती है और निर्देश बिंदु, वो इसी को हम निर्देश बिंदु मानते हैं। क्या, इसको हम निर्देश बिंदु माना जा सकता है। माना कि भिन्न भिन्न क्षणों में ए बी और सी वस्तुओं की स्थिति प्रदर्शित करती है। मान लीजिए ये पल ए पे गई, ये ए है उसका ए, ये बी, फिर ये सी, तो डी बन गया सी, ठीक है। सी वस्तु की स्थिति क्या प्रदर्शित करती है। पहले यह सी से बी तक से गुजरती है, क्या करती है, पहले यह सी से बी तक गुजरती है तथा ए पर पहुंचती है। देखिए यहाँ से पहले ए, यहाँ पे ओ से सी तक, फिर सी से बी पर, फिर क्या ए पर पहुंचती है। इसके पश्चात वो उसी पथ पर लौटती है और बी से गुजरते हुए सी तक पहुंचती है। हम क्या देखते हैं, जैसे इसको ओ पे आना होगा तो पहले ये ए से सी पर बी पे आएगी, फिर बी से सी पे, फिर सी से ओ पे आएगी। सी तक पहुंचते, देखिए यहाँ तक आती है। ओ से प्रारंभ की थी यहाँ पे ए, हाँ, ए से फिर कहाँ पे, ए से बी, बी से सी पर, तब तो फिर गंतव्य स्थान तक यहाँ तक पहुंचेगी, ठीक है। आई वस्तुओं द्वारा तय की कुल दूरी ओ से ओ ए सी, ठीक है। ये क्या है, ओ से ए तक कितना है, ओ से ए तक, ये ओ फिर ए तक कितना है, ओ से ए तक 60 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है 60 किलोमीटर। यहाँ फिर बी से ए से सी तक की दूरी कितना हुआ, 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है, 35 किलोमीटर। कितना, 35 किलोमीटर। सी तक की दूरी का, ए से सी तक की दूरी कितना, 35 किलोमीटर। हम इसको जोड़ेंगे, टोटल दूरी कितना है, 95 किलोमीटर। कितना, टोटल दूरी कितनी हुई है, वस्तु की गति कितनी है, ए से बी तक, बी से ए से ओ से ए तक, ओ से सी तक आने में कितनी गति दूरी तय कर, जो दूरी तय की गई है वो 95 किलोमीटर। यह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, यह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, इसकी किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है। आपको बता दें, यह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु के द्वारा तय की गई जो दूरी होती है बच्चों, वस्तु द्वारा जो तय की गई दूरी होती है, किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें अंकीय मान की क्या आवश्यकता होती है, न कि गति की दिशा की। कुछ राशि ऐसी होती हैं जिन्हें केवल उनके अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जाता है। कुछ राशि ऐसी होती है कि केवल उन्हें अंकीय मान द्वारा हम व्यक्त करते हैं। किसी भौतिक की राशि का अंकीय मान उसका परिणाम है। किसी भौतिक का जो अंकीय मान होता है क्या उसका परिणाम होता है। इस उदाहरण के द्वारा आप जिन्हें केवल उनके अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण है। इस उदाहरण के द्वारा क्या आप वस्तु के प्रारंभिक स्थिति से वो उसकी अंतिम स्थिति सी तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अगर कोई वस्तु, देखिए अभी हम कोई वस्तु ओ से स्टार्ट किए हैं, ए तक पहुंचे, ए से फिर सी तक पहुंचे हैं, तो अंतिम स्थिति सी तक पहुंचे, अंतिम स्थिति सी तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यह दूरी आपको ए से गुजरते हुए ओ से सी तक को
का विस्थापन अंक या मान देगा, आपको विस्थापन अंक या मान देगा। आपको बता दें ओ से गुजरते हुए ओ से सी तक की विस्थापन अंक या मान देगा। वस्तु की आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। हम देखें कि वस्तु की जो प्रारंभिक स्थिति है फिर अंतिम स्थिति बीच की दूरी कितना क्या कहते हैं, विस्थापन का। जैसे वस्तु यहाँ से चलना स्टार्ट की थी, वस्तु ओ से स्टार्ट की थी, ये सी है, ये बी, ये ए। वस्तु यहाँ से क्या की थी, चलना स्टार्ट की थी यहाँ पर। यहाँ से वस्तु चलना स्टार्ट की थी, यहाँ से फिर वस्तु यहाँ पे पहुंची। वस्तु की प्रारंभिक स्थिति की है, अंतिम स्थिति क्या है, पर वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मान को क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी का विस्थापन कहते हैं। देखिए विस्थापन कितना, ए से ओ से सी तक की कितनी दूरी है उसी को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, विस्थापन क्या होता है, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं, हम विस्थापन कहते हैं। जैसे वस्तु ए ओ से स्टार्ट चलना की थी, ओ से चलना स्टार्ट की थी, फिर ए पर पहुंची, ए से सी पर, ओ से सी तक की कितनी दूरी है, जितनी दूरी होगी उसको हम विस्थापन कहेंगे। जितनी दूरी होगी उसको क्या कहेंगे, हम विस्थापन कहेंगे। क्या विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा तय की दूरी के बराबर हो सकता है? क्या विस्थापन का जो परिमाण है वस्तु के द्वारा तय की दूरी के बराबर हो सकता है? तो मान लीजिए ओ से ए तक वस्तु की गति के लिए तय की दूरी कितनी थी, 60 थी। जैसे यह ओ है, ओ से ए तक की दूरी कितनी थी, सारी दूरी 60 किलोमीटर थी, 60 किलोमीटर, तथा विस्थापन का जो परिमाण भी 60 किलोमीटर होगा। अब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा विस्थापन, 60 किलोमीटर होगा। ओ से ए तक तथा पुनः बी तक के दौरान तय की दूरी कितना होगा, मान लीजिए जो ए है, फिर ओ से ए तक तथा पुनः बी तक के द्वारा तय की दूरी। देखिए ओ से, ठीक है, वस्तु यहाँ से यहाँ पे स्टार्ट की, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की विस्थापन कितना होगा, 60 होगा। पर वस्तु यहाँ से स्टार्ट कर फिर बी पर पहुंची, बी पर, तो यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर दूरी, फिर यहाँ पे कितना होगा, 25 नहीं 25, ठीक है, टोटल कितना होगा हमारा 85, टोटल कितना होगा 85। देखिए वस्तु क्या है, ओ से स्टार्ट किया, ए से फिर बी पर पहुंची। अब हमको क्या निकालना, दूरी, ठीक है, कितना होगा 85। लेकिन आपको बताना है कि जो यहाँ पे विस्थापन कितना होगा, यहाँ पे ओ से बी तक के बीच की दूरी को हम न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। वस्तु की अंतिम स्थिति और वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जो विस्थापन होगा कितना होगा हमारा, जो विस्थापन होगा कितना होगा 35। विस्थापन क्या होगा 35, बस विस्थापन कितना होगा 35। देखिए ओ से ए तक तो पुनः बी तक की तय की गई दूरी को तय की गति के तक, ओ से ए तक तथा पुनः बी तक गति के दौरान तय की दूरी 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, फिर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर को हम ऐड किए, जोड़े तो कितना 85 किलोमीटर। जबकि विस्थापन का जो परिणाम था बच्चों वो कितना 35 आया था। विस्थापन क्या 35, इसलिए विस्थापन का परिणाम 35 तय होगा। दूरी जो दूरी होगी वो क्या 85 किलोमीटर बराबर नहीं होगी, जो विस्थापन होगा दूरी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, पुनः हम देखेंगे कि गति के दौरान विस्थापन का परिमाण शून्य हो जाता है। हम ये देखते हैं बच्चों कि जो गति है, गति के दौरान जो विस्थापन का परिमाण है क्या शून्य हो जाता है, परंतु तय की दूरी शून्य नहीं होगी, तय की गई दूरी शून्य नहीं होगी। हम देखते हैं कि जो हम देखेंगे कि गति के दौरान जो विस्थापन का परिमाण होता है शून्य हो जाता है, लेकिन परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं होती है। यदि हम मान लेते हैं कि किसी वस्तु गति करते समय पुनः ओ तक जाती है, हम तो उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती है तथा विस्थापन शून्य होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से वस्तु ओ से ए तक गई, ओ से ए तक, ओ से कहाँ तक ए तक, ओ से फिर बी से सी तक, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट की और फिर यहाँ पे आकर मिल गई, तो उस समय क्या होगा, विस्थापन क्या शून्य होगा, क्या होगा विस्थापन शून्य पर, लेकिन दूरी क्या होगा शून्य नहीं होगा। यहाँ से चलना तो यहाँ तक की दूरी तो ज्ञात होगी, तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन उस समय शून्य हो जाता है। हम देखेंगे शून्य हो सकता है, परंतु तय की दूरी शून्य नहीं होता। हम देखें कि जो परंतु तय की गई जो कुल दूरी थी, तय की गई दूरी शून्य नहीं होगी।
हम मान लेते हैं कि वस्तु गति करते पुनः क्या ओ तक पहुंचती है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती है तथा विस्थापन शून्य होती है, विस्थापन शून्य हो जाती है। देखिए यहाँ पे प्रारंभिक स्थिति है, हाँ प्रारंभिक स्थिति, फिर ये क्या यहाँ से यहाँ तक चली, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंची, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ देखिए, फिर पुनः क्या थी ओ तक पहुंच जाती है। क्या उस समय विस्थापन क्या वस्तु नहीं होगा। यदि इस यात्रा में तय की कुल दूरी ओ से ए तक, फिर ए से ओ तक 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर क्या हुआ 100 टोटल दूरी क्या 120 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन क्या हुआ 0 हुआ। दो विभिन्न भौतिक राशियों दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में तथा दिए गए समय वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। आपको बताते हैं जैसे दो विभिन्न भौतिक राशियां जैसे दूरी और विस्थापन का जो प्रयोग हम करते हैं वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में तथा दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, एक क्या कर देते हैं देखते हैं। 1 मीटर स्केल लेना है आपको, एक लंबी रस्सी लीजिए, 1 मीटर स्केल और एक लंबी रस्सी लेना है। बास्केटबॉल और कोर्ट के एक कोने से दूसरे कोने तक उसके किनारे से होते हुए जाए। ठीक है, आपको फिर क्या करना है, अपने दाएं अपने द्वारा तय की गई दूरी को और विस्थापन का परिणाम को ज्ञात करना है। क्या करना है, तय की दूरी और विस्थापन का क्या करना है, परिणाम ज्ञात करना है। ठीक है, और दोनों भौतिक राशियों की माप में आप क्या अंतर पाते हैं, आपको क्या करना है, 1 मीटर स्केल और एक लंबी रस्सी लीजिए। ठीक है, बास्केटबॉल के कोर्ट को एक कोने से दूसरे कोने तक उसके किनारे से होते हुए जाए। ठीक है, और अपने द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का परिमाण मापना है। ठीक है, और दोनों भौतिक राशि के माप में क्या अंतर उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर हम देखते हैं स्वचालित वाहनों में यंत्र लगा देते हैं। आपको बताते हैं कि जो हमारी जो वाहन होती है उसमें एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की दूरी को प्रदर्शित करता है। क्या होता है, उनके द्वारा तय की दूरी को इस यंत्र का ओडोमीटर का कहते हैं। ओडोमीटर एक कार को भुवनेश्वर से नई दिल्ली ले जाया जाता है। आपको बता दें जो एक कार है, जैसे हम कोई अपने घर से ही यात्रा करते हैं नई दिल्ली तक जाने के लिए। ठीक है, भुवनेश्वर से नई दिल्ली तक ले जाता है। ऑडोमीटर अंतिम पाठ्यांक तथा प्रारंभिक पाठ्यांक के बीच का अंतर बताता है। ऑडोमीटर क्या बताता है, ऑडोमीटर अंतिम पाठ्यांक तथा अंतिम पाठ्यांक और प्रारंभिक पाठ्यांक के बीच का अंतर बताता है। भारत के सड़क मानचित्र की सहायता से भुवनेश्वर तक के बीच की विस्थापन परिमाण को ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है बच्चों एक समान गति और असमान गति के बारे में। अभी तक हमने बच्चों सरल रेखा गति के बारे में पढ़े, सरल रेखा गति के बारे में पढ़े। अब हम पढ़ेंगे बच्चों माना कि एक समान गति, हम पढ़ेंगे बच्चों एक समान गति और समान गति के बारे में। ठीक है, पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि माना कि एक वस्तु सीधी रेखा में चल रही है। मान लीजिए कि कोई वस्तु है एक क्या है, सीधी रेखा में चल रही है। पहले 1 सेकेंड में वो 50 मीटर चलती, 1 सेकेंड में 50 मीटर, फिर दूसरे सेकेंड में ही क्या कहते हैं 50 मीटर चलती, तीसरे सेकेंड में 50 मीटर चलती है तथा चौथे सेकेंड में 50 किलोमीटर दूरी तय करती है। चौथे सेकेंड में क्या 50 किलोमीटर दूरी। इस स्थिति से हम वस्तु के प्रत्येक सेकेंड में 50 किलोमीटर दूरी तय करती है, क्योंकि वस्तु का समय अंतराल समान दूरी तय करते, समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो उस गति को एक समान गति कहते हैं। क्या कहते हैं, एक समान। जैसे कोई एक वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही है, लेकिन आपको बता दें 1 सेकेंड में वो 50 मीटर चलती है। कहती है 1 सेकेंड में 50 मीटर, फिर दूसरे 1 सेकेंड में 50 मीटर चलती है, फिर तीसरे 1 सेकेंड में 50 मीटर चलती है, चौथे सेकेंड में क्या 50 मीटर चलती है। इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकेंड में 50 मीटर दूरी तय करती है। क्या करती है, 50 मीटर प्रत्येक सेकेंड में, क्या प्रत्येक सेकेंड में 85 मीटर दूरी तय करती है, क्योंकि वस्तु का जो समय अंतराल है वो समान दूरी तय करते हैं। वस्तु के जो समय अंतराल के अनुसार वो समान दूरी तय करती है। इस गति को हम एक समान गति कहते हैं। क्या कहते हैं, एक समान गति करते हैं। जैसे कोई यहाँ पर गाड़ी से स्टार्ट हुई है, वो भी 1 मिनट स्टार्ट किए तो यहाँ से 50 मीटर चली, फिर यहाँ से 1 मिनट के लिए समय अंतराल रखे तो क्या 1 सेकेंड के लिए समय अंतराल रखे तो फिर क्या 85 मीटर चली, फिर गाड़ी स्टार्ट किए एक समय अंतराल रखे 1 सेकेंड का समय देकर
ये 50 मीटर चली। फिर देखिए चौथे बार में देखिए फिर 1 सेकंड का टाइम देकर फिर 50 मीटर गाड़ी चलती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 1 सेकंड में वो 85 मीटर दूरी तय करती है, ठीक है ना, दूरी तय करती है। तो एक समय की वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस गति को एक समान गति कहते हैं, ठीक है। इस तरह की गति में समय अंतराल छोटा होना चाहिए। इस तरह की गति में समय अंतराल छोटा होना चाहिए, ठीक है। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है। हम अपने दैनिक जीवन में के बारे में देखते हैं, कई बार देखते हैं जो वस्तुएं होती है, वस्तुओं के द्वारा समान समय में समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। असमान दूरी तय करती है। उदाहरण जैसे आपको बता दें कि भीड़ वाली सड़क पर जा रहे हैं, आप भीड़ वाली सड़क पे जा रही हैं तो कार या पार्क में दौड़कर एक व्यक्ति असमान गति के कुछ उदाहरण आपको, जैसे अब भीड़ में चल रही हैं, भीड़ में देखती होंगी कि जो गाड़ियाँ होती हैं और उनकी स्पीड अलग अलग होती है। इनकी स्पीड क्या होता है, अलग अलग होती है। उस समय बहुत सी गाड़ियाँ कभी आगे पीछे चलने की वजह से क्या उनकी स्पीड क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। आप अब पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति, उसकी गति अलग, जो सड़क के किनारे जो गाड़ी होगी उसकी क्या अलग, ये क्या असमान गति के कुछ उदाहरण है, ठीक है। क्रियाकलाप देखते हैं। दो वस्तुएं ए एवं बी, ठीक है, संबंधित देखिए आंकड़ों में देखा गया। एक 9:35 पे ये वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ये 9:30 दिन के समय में ये वस्तु द्वारा तय 10 मीटर, लेकिन वस्तु बी है 12 मीटर चलता है। और उसी समय 9:30 बजे सुबह में, मॉर्निंग में, सुबह 9 बजे बी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 12 मीटर है। उस 9:45 पे फिर देखते हैं, 9:45 पर यह कितना होता है, 9:45 पर क्या होता है, 9:45 20 मीटर चलती है, 20 मीटर पे चलती है, लेकिन जो बी वस्तु है वो 19 मीटर चलती है। और 10 पे हम देखते हैं, 10 बजता है तब क्या होता है, ए वस्तु की जो दूरी हम देखते हैं तो क्या करती है, वो 30 पे जाती है, 30 मीटर चलती है। लेकिन जो बी की दूरी होती है वो 23 होती है। जो बी की दूरी होती है कितनी, 23 होती है। अब हम फिर 10-15 पर देखते हैं। 10-15 पर देखते हैं कि जो ए की वस्तु की दूरी है वो 40 है। अब वस्तु बी की दूरी 35 है। 10-30 पे देखते हैं, 10-30 पे हम देखते हैं क्या होता है, 10-30 पे जो वस्तु ए की जो दूरी है, वस्तु ए की 50 है, लेकिन जो वस्तु बी की दूरी की 37 है। वस्तु फिर हम 10-45 पे देखते हैं, जो वस्तु ए की दूरी थी वो 60 थी, लेकिन वस्तु बी की दूरी 41 थी। और फिर 11 बजे देखते हैं, 11 बजता है, 11 बजे देखते हैं कि जो वस्तु ए की दूरी थी ना वो 70 थी और वस्तु बी की दूरी 44 थी। हम देखते हैं कि समान समय में समान दूरी तय किया होता है। समान समय में देखते हैं 15 मिनट का अंतराल है, सभी टाइम में 15 मिनट का क्या गैप है, यह 15 मिनट में 10 मीटर दूरी तय करता है, फिर 10 मिनट दूरी तय करता है, फिर 10 मिनट दूरी तय करता है, फिर 10 मिनट दूरी तय करता है, कहता है 10 मीटर का दूरी तय करता है 15 मिनट के समय में। लेकिन वहीं पे जो बी की दूरी होती है वो 30, इनकी हर समय जो समय तो ठीक है पर दूरी क्या है, अलग अलग, क्या है, दूरी अलग अलग, समान समय में असमान दूरी तय किया है। कौन, वस्तु बी, क्या, वस्तु बी, ठीक है। ये समान समय का, ये एक समान दूरी का है, ये असमान समय का उदाहरण है। अब हमारा अगला टॉपिक है बच्चों, गति की दर का मापन। गति का दर का मापन कैसे करें, इसको हम आने वाले अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें।